हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी वीडियो में। क्या हालचाल, कैसे हैं? बढ़िया हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं भी अच्छा हूँ। उम्मीद करता हूँ भाई आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, सब एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मध्य एशिया के देश जैसे दुबई, कतर, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों की गिनती आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है। इन देशों के पास प्राकृतिक तेल और गैसों के अनगिनत भंडार हैं, जिनसे हर साल ये देश अरबों खरबों रुपए की कमाई करते हैं। लेकिन ये देश हमेशा से ही इतने अमीर नहीं थे। इन सभी खाड़ी देशों में एक समय पर रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे एक देश कुवैत भी है। आज पर कैपिटा इनकम के मामले में कुवैत की गिनती दुनिया के शीर्ष 10 देशों में की जाती है। इस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति औसतन आय लगभग $72,000 है। अमीर होने की वजह से हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। कुवैत में विदेशियों के लिए नौकरी के कई अवसर हैं और अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में एशियाई देशों के लोग इस देश का रुख कर रहे हैं। हर साल भारत से भी कई लोग अब कुवैत जाकर नौकरी करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर कुवैत इतना अमीर कैसे बना? तेल के भंडार तो अन्य खाड़ी देशों के पास भी हैं, लेकिन कई देश प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद भी अमीर नहीं बन पा रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण वेनेजुएला है। ऐसा कहा जाता है कि वेनेजुएला में कुवैत से भी ज्यादा तेल के भंडार हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वेनेजुएला अमीर देशों की सूची में जगह बनाने में कभी भी सफल नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है कि कुवैत देश इतना अमीर बना? कुवैत ने वो कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जिसकी वजह से आज वहां का हर नागरिक एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहा है? आज की इस वीडियो में दोस्तों आप जानेंगे कि कैसे कुवैत इतना अमीर हुआ। बस आप वीडियो में अंत तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, कुवैत के वर्तमान को समझने के लिए पहले हमें इसके इतिहास के बारे में अच्छे से जानना होगा। 16वीं शताब्दी तक कुवैत में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था और यहाँ पर लोगों की जिंदगी बहुत ही बदतर थी। खेती के उपयोग के लिए जमीन न होने के कारण लोगों को खाने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे। कुवैत में पहली बार 20वीं शताब्दी के दौरान यूए ब्रिटिश कुवैत रॉयल कंपनी ने तेल के भंडार की खोज की थी। सन 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद कुवैत में एक अलग वॉर की शुरुआत हुई, जिसे इतिहास के पन्नों में कुवैत नज्द वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर के कारण सऊदी अरब ने कुवैत के साथ 1923 से लेकर 1937 तक लगभग 15 साल व्यापार पर रोक लगा दी थी और इसी रोक के कारण कुवैत को भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा था। ये प्रतिबंध हटने के बाद ही अमेरिकन ब्रिटिश कुवैत ऑयल कंपनी ने देश के भीतर बड़े तेल रिजर्व की खोज की। लेकिन जैसे ये देश ठीक तरह से तेल निकालने में कामयाब हो पाता या फिर उसके व्यापार की योजना बनाता, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। दुनिया का हर देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से दूसरे वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ था। इसी के चलते कुवैत में तेल की खुदाई में काफी देरी हुई। 1945 में वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद यहाँ पर तेल निकालने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हुआ। 1950 के बाद जब तेल के व्यापार ने तूल पकड़ना शुरू किया तो यहाँ पर कई प्रकार के पब्लिक वर्क प्रोग्राम शुरू हुए। अभी तक कुवैत के लोगों को शानदार लाइफस्टाइल के बारे में अंदाजा नहीं था। देश की ज्यादातर आबादी धीरे धीरे तेल के व्यापार में शामिल होने लगी। देश में चल रहे पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स में लोगों ने भाग लेना शुरू किया, जिसने कुवैत के लोगों को जिंदगी जीने का बेहतर अंदाज सिखाया। लेकिन इस समय तक देश अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स के अधीन था। तेल से होने वाली ज्यादातर कमाई ब्रिटिशर्स अपने देश भेज रहे थे। हालांकि कुछ पैसा उन्होंने कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर भी खर्च किया। दरअसल सीधे शब्दों में कहें तो इसके पीछे भी ब्रिटिशर्स का स्वार्थ छिपा हुआ था। ये वो दौर था जिस समय लगभग सभी खाड़ी देशों में तेल की खोज की जा चुकी थी, लेकिन कुवैत 1952 तक सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए खाड़ी देशों में ऑयल और पेट्रोलियम की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर बन गई थी। जब इस बारे में अन्य देशों को पता लगा तो कई देशों के लोगों ने रोजगार की तलाश में कुवैत का रुख करना शुरू किया। इसमें पैलेस्टाइन, इजिप्ट और इंडिया के साथ साथ अन्य कई देशों के लोग भी शामिल थे। इराक और ईरान के लोगों ने भी कुवैत में आकर काम करना शुरू कर दिया। लगभग 3 दशक तक कुवैत ने जमकर तेल का व्यापार किया और अमेरिका, यूरोप और एशिया के साथ साथ लगभग दुनिया के हर देश में तेल एक्सपोर्ट किया। 1946 से लेकर 1982 तक के दौर को कुवैत के लिए गोल्डन एरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौर में कुवैत देश ने बेशुमार पैसा कमाया और इसी बीच कुवैत के लोगों ने आजादी के लिए अपनी आवाज उठाई और 1961 में कुवैत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिल गई। आजादी मिलने के तुरंत बाद कुवैत ने अपने देश में बेहतर ट्रेड पॉलिसीज की शुरुआत की। 1961 में शेख अब्दुल्ला अल सलीम अल सबा कुवैत के पहले शाह यानी राजा घोषित किए गए थे। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि देश के बेहतर विकास के लिए संविधान और संसद का होना बेहद ही जरूरी है। 1962 में यहाँ पर पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत कर दी गई और 1963 में कुवैत खाड़ी देशों में पहला ऐसा देश था जिसके पास अपना खुद का संविधान और संसद दोनों था। कुवैत में मुस्लिम आबादी बहुमत में थी, लेकिन यहाँ पर कभी भी देश के नागरिकों पर किसी धर्म को थोपने की कोशिश नहीं की गई।
इस देश में आज भी अन्य धर्म के लोगों का पूरा सम्मान किया जाता है। कुवैत की करेंसी इस वक्त दुनिया की सबसे शक्तिशाली करेंसी है। यहाँ की मुद्रा का नाम कुवैती दिनार है और हिंदुस्तान में एक कुवैती दिनार की कीमत लगभग 245 रुपए है। वही कुवैती दिनार के तुलना अगर डॉलर और यूरो से की जाए तो लगभग 3.29 अमेरिकी डॉलर्स और 2.92 यूरो के बराबर वहाँ का एक दिनार पहुँच गया है। इसी बात से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश वैश्विक स्तर पर कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। दोस्तों देश की सरकार के पास तेल के व्यापार से जो भी पैसा आ रहा है उसे देश की तरक्की में इस्तेमाल किया जाने लगा है। यहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होने लगा है, लोगों को पक्के घर मिलने शुरू हो गए हैं और इसके अलावा यहाँ गाड़ियों का चलना भी लगातार बढ़ता गया। लेकिन कुवैत की ये तरक्की पड़ोसी मुल्क इराक को रास नहीं आई। इराक ने एक समय पर कुवैत से $15 बिलियन सुधार लिए थे। कुवैत ने जब अपने पैसे मांगे तो इराक ने लौटाने से साफ इनकार कर दिया। 1980 के दशक में इराक में सद्दाम हुसैन का राज हुआ करता था। सद्दाम ने सोचा कि कुवैत को उनका पैसा लौटाने के बजाय अगर पूरे देश को ही अपने कब्जे में ले लिया जाए तो देश के सारे संसाधन भी उनके हो जाएंगे और वो इतने मोटे कर्ज से भी आजाद हो जाएंगे। उस दौर में $15 बिलियन की रकम कितनी बड़ी होती होगी, इसका अंदाजा दोस्तों आप लगा ही सकते हैं। कुवैत द्वारा कई बार पैसे मांगने के बाद 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने कब्जे में ले लिया। कुवैत के पास ज्यादा मिलिट्री पावर न होने के कारण इराक को इस काम में ज्यादा मुश्किलें नहीं हुई। लगभग 7 महीनों तक पूरा देश इराक की सेना के अधीन रहा। आप में से बहुत लोगों ने शायद 2016 में आई अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया तो कैसे वहां फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कर स्वदेश लाया जाता है। कई महीनों के बाद अमेरिका की मदद से कुवैत को इराक की सेना से आजादी मिली। दोस्तों कुवैत की ट्रेड पॉलिसीज के अनुसार यहाँ पे लोग की इनकम पर ना के बराबर टैक्स वसूला जाता है। इस देश के नागरिक जो भी पैसा कमाते हैं उसका लगभग पूरा भाग उन्हीं का होता है। कुवैत की सरकार के पास आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा जमा की गई राशि मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार कुवैत ने 42 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अमेरिका और यूरोप में किया है। भारत भी पिछले कुछ सालों से कुवैत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है। अगर दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती आती है तो कुवैत बड़ी मात्रा में भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। पिछले साल 2020 में कुवैत और भारत के बीच $6.2 बिलियन का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत ने ज्यादातर तेल कुवैत से खरीदा था। आज भी दुनिया का 10% ऑयल रिजर्व सिर्फ कुवैत के पास मौजूद है। इस देश की कुल आय का 90% हिस्सा तेल और पेट्रोलियम के जरिए ही आता है। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ सालों के दौरान यहाँ सर्विस सेक्टर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुवैत जानता है कि उनके ये ऑयल रिजर्व आने वाले कुछ दशकों में समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में उन्हें आय के दूसरे स्रोत तलाशने की आवश्यकता है, क्योंकि तेल के अलावा अन्य कोई व्यापार अभी तक यहाँ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया है। इसलिए सरकार द्वारा सर्विस सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं को अच्छे पैकेजेस देकर सरकार उन्हें अपने देश में काम करने के लिए न्योता दे रही है। कुवैत देश की सफलता का एक राज ये भी है कि यहाँ कम जनसंख्या है। जिस देश में तेल के अपार भंडार हो और देश की जनसंख्या बेहद कम हो, वहाँ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश की जनसंख्या कुल 42 लाख है और देश में लगभग 20 लाख गाड़ियाँ मौजूद हैं और ये गाड़ियाँ भी कोई साधारण नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की कीमत वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि इस देश में शराब पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। यहाँ शराब बेचना, बनाना या पीना सब कुछ गैर कानूनी है। कुवैत के बारे में एक बात आपको हैरान कर सकती है दोस्तों कि इस देश में कोई भी रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है। वैसे रेल नेटवर्क की यहाँ के लोगों को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हर किसी के पास अपनी गाड़ी है और देश की सड़कें भी बड़ी कमाल की हैं। लेकिन दोस्तों इतनी शोहरत हासिल करने के बावजूद कुवैत में लंबे समय तक महिलाओं को वोट करने की आजादी नहीं थी। साल 2005 में लंबे संघर्ष के बाद वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आज इस देश में कई महिलाएं नेता और सांसद भी हैं जो बेहतरीन काम कर रही हैं। देश का विकास तभी संभव है जब वहाँ महिलाएं पुरुष दोनों साथ मिलकर काम करें। वहीं कुवैत में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से मुफ्त है, जो एक बेहतर देश की पहचान भी है। कुवैत आज पूरी दुनिया के सामने एक बेहतर देश बन के उभरा है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। कुवैत में पानी की समस्या बहुत बड़ी थी। देश समंदर के पानी को डिसैलिनेशन प्रक्रिया के जरिए मीठा बनाता है और उसके बाद पीने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन खारा पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया काफी ज्यादा महंगी होती है। आप हो सकता है दोस्तों शायद सोच रहे हो कि कुवैत पहले के समय में पानी कहाँ से लाता था। दरअसल यहाँ पर पहले कुछ नहरें और तालाब हुआ करती थी और लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी इस्तेमाल किया करते थे। कुवैत में जगह जगह कुल 6 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर इन प्लांट्स को तबाह कर दिया जाए तो कुवैत एक हफ्ते में ही पानी के लिए मोहताज हो जाएगा। इसलिए इन प्लांट्स के आसपास सख्त सिक्योरिटी मौजूद रहती है। दोस्तों ये थी एक छोटे से मुल्क कुवैत की कहानी कि कैसे देश
दुनिया का इतना अमीर देश बनने में कामयाब हो पाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें और इस तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।